16 रिश्तों ने 16 लड़कों ने मुझे मेरे सांवले रंग के कारण देख कर के इनकार कर दिया। आज की मेरी ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव से है। गांव कूचों में बात बहुत जल्दी फैलती है। जिस घर की लड़की को बार बार मना किया जा रहा है, वहाँ का जो अच्छे रिश्ते आने जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं और वो घर सबकी नज़रों में आ जाता है। आज जिन आंटी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो 3 बहनें थीं और 1 भाई। पिताजी की सरकारी नौकरी थी, पर वो सरकारी नौकरी बड़े ही छोटे वर्ग की थी। उसमें उनके पिताजी को 12-13 हज़ार रुपये मिल जाते थे। गांव की छोटी मोटी ज़मीनें थीं जिसमें वो अपने तीनों बच्चों का गुजारा करते थे। बिहार के कुछ कल्चर से हम सभी वाकिफ़ हैं, जहाँ पे लड़कियों की पढ़ाई पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। सबके लिए एक ही सवाल होता है, सबके लिए एक ही चीज़ होती है कि आपको शादी करनी है और बहुत सारा दहेज जोड़ना है। यही चीज़ आंटी के घर वालों के लिए भी थी। आंटी दूसरे नंबर की थी और रंग से बहुत सांवली थी। आंटी के तीनों भाई बहन माँ पे गए थे, जो रंग के साफ सुथरे थे और नैन नक्श के भी अच्छे थे। आंटी का ही रंग और नैन नक्श उनके पिताजी से काफ़ी मिलता जुलता था। बिहार में एक छोटे वर्ग का आदमी, उसकी एक ही समस्या होती है कि उसे बेटी के लिए दहेज जमा करना है, जिसके लिए वो दिन रात बैल मजदूरी करना शुरू कर देता है। अंकल की एक और परेशानी थी कि उनकी बेटी देखने में सुंदर नहीं थी और उनको 12-13 लड़के रिजेक्ट कर चुके थे, जिनके कारण उन्होंने दहेज का और इंतज़ाम करने के लिए और कड़ी मेहनत करनी और बचत करनी शुरू कर दी थी। बार बार अपनी मंझली लड़की के रिश्ते में मना होते होते अंकल कहीं ना कहीं टूट चुके थे और पूरे घर में एक मायूसी सी छा गई थी। और देखते ही देखते आंटी की उम्र 26 से 27 साल की हो गई थी। 26-27 साल बिहार के एक मध्य वर्गीय परिवार के लिए बहुत बड़ी उम्र होती है। आंटी के साथ एक और प्रॉब्लम थी कि आंटी का वो ये थी कि बचपन में खेलते हुए आंटी के बीच का सामने का दांत टूट गया था और उनका एक दांत भी नहीं था, जो रिश्ते में और भी ज़्यादा रुकावट कर रहा था। आंटी के अपने ही रिश्तेदार उनका मजाक उड़ाया करते थे और वो अपनी मिलनी में आंटी के लिए कोई भी रिश्ता नहीं बताते थे। यूं ही करते करते 26 साल बाद आंटी को एक रिश्ता आया। आंटी का ये रिश्ता पूरी तरीके से एक साजिश के तहत था, जहां दोनों परिवार के बुज़ुर्गों ने ये चीज़ मना ली थी, उनके दिमाग में डाल दी थी कि ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब अपना लेते हैं एक दूसरे को, जो कि बेकार की बात थी। आंटी का रिश्ता एक ऐसे घर में हुआ जहाँ पे ज़मीन जायदाद बहुत अच्छी थी। वो भी परिवार अपने ही बेटे के कुछ करतूतों के कारण बदनाम था। 4 भाइयों में सबसे छोटा भाई, बड़े 4 भाइयों में से 2 टीचर थे और एक का अपना छोटा मोटा धंधा था। जो सबसे छोटा वाला था वो बिहार के ही किसी गुट में रक्षा में लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा रहता था। उस लड़के की पीने खाने और लड़ाई झगड़ा और कई तरीके के पंगों में शामिल होने के कारण उसको भी कोई अपने घर की लड़की नहीं देता था और उसके घर वाले भी दहेज के लालची थे। उनके घर वालों को पता था कि जैसा हमारा बेटा है, हमें कहीं से भी दहेज नहीं आएगा। कुछ संजोग बने और ये रिश्ता आपस में एक दूसरे से टकराया, जहाँ पे लड़की के पिताजी की भी मजबूरी थी और लड़के के पिताजी की भी मजबूरी थी। ये रिश्ता दोनों घर के बड़े बुज़ुर्गों ने कर दिया, बिना बच्चों को मिलवाए। ना अंकल ने आंटी को देखा था, ना आंटी ने अंकल को देखा था। उन्होंने सिर्फ इतना देखा था कि लड़की का बाप दहेज देने के लिए तैयार है क्योंकि उनकी बेटी सुंदर नहीं है, और लड़के वालों को दहेज चाहिए था क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा बेटा जैसा है, हमें कहीं से दहेज इतना मोटा नहीं मिलेगा। यूँ ही करते करते एक दिन शादी हो गई। आंटी और अंकल के जोड़े में ज़मीन आसमान का अंतर था। जहां आंटी सांवली और छोटे कद की थी, वहीं अंकल गोरे चिट्टे और एकदम हट्टे कट्टे थे। वो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन में आते थे, बहुत ही सुंदर थे वो। पहली रात थी, दोनों का मिलना ज़रूरी था। दोनों परिवारों ने उनको घर में रूम में भेज दिया। रूम में जाने से पहले अंकल की भाभीयों ने अंकल को शांत रहने के लिए और संयम रहने के लिए बताया, क्योंकि वो जानते थे कि वो उन्होंने लड़की नहीं देखी है, देखेंगे तो शायद घर में बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा। अंकल का स्वभाव ऐसा था, वो छुट्टे सांड की तरह थे कि उनको एक बार गुस्सा आता था तो पूरा परिवार उनसे डरता था।
अंकल जी एक बेहद गुस्से वाले इंसान है, ये बात तो छुपाई ही गई थी। साथ में लड़की वालों से एक बात और छुपाई गई थी। बिहार में आज भी कई गाँव में एक रीति रिवाज है जो बड़े बुज़ुर्गों द्वारा काफ़ी पुरानी थी, बट आज भी कहीं ना कहीं पोते परपोते उस चीज़ को खींच रहे हैं। अय्याशियों का एक गांव होता है जहां पे लड़की को रखा जाता है, जहाँ पे एक आदमी अपनी रखेल रखता है और वो रखेल खुलेआम रखता है, और उस लड़की का, उस रखेल का परिवार, जो आदमी उनके साथ रहता है, वो पूरा पालन पोषण करता है, खर्चा देता है। उस रखेल की शादी ज़िंदगी भर नहीं होती। वो आदमी जब मन चाहे वहाँ जाता है, रात बिताता है, खाना पीना खाता है और वापस आता है। वो आदमी जो रखेल रखता है वो पूरे परिवार का खर्चा उठाता है। आंटी अपनी शादी से खुश थे। उनको अपनी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा दिखने वाला आदमी तो मिल गया था, पर वो उनकी सच्चाई नहीं जानती थी। आंटी अपने कमरे में बैठी हुई थी और बाहर से शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। पूरा परिवार, भाभियाँ, माँ, चाचियाँ सब मिल करके अंकल के पैर पड़ रही थी कि आज पहली रात है, जाके अपनी बीवी देख ले और वहाँ शांति बना के रखना। अंकल जैसे तैसे सबके कहने पे कमरे में आ गए। कमरे में आए तो उनका एक जो उजाड़ू वाला जो बिहेवियर, जो अड़ल वाला बिहेवियर था, वो उनका बिहेवियर उनके साथ ही रहा। अंकल ने आते ही आंटी का घूंघट उठाया और उनका चेहरा पहली बार देखा। वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और वहाँ से चले गए वापस। अंकल ने बहुत गुस्से में अपनी बंदूक उठाई और अपना एक जोड़ीदार जो उनके साथ उनके क्राइम में रहता था, उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और घर वालों को बोला कि तुम लोगों को तो मैं कल सुबह देखूंगा, और वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उस रखेल के पास चले गए। घर में पूरी रात खुसर फुसर चल रही थी। घर में सन्नाटा हो गया था और लड़की को पूरी रात ये नहीं पता चल रहा था कि उसका पति गया तो गया कहाँ। वो इतना ज़रूर जान गई थी कि वो उसे देख करके नाराज़ हो गए थे, लेकिन वो कहाँ गए थे लड़की को अभी तक पता नहीं था। दूसरे कमरे में लड़की का भाई सो रहा था। वो सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो बहुत छोटा था और बिहार में बहन के ससुराल में बोलना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं था, वो उसको पता था। वो चुपचाप सब कुछ देखता रहा और दूसरे दिन अपने घर के लिए निकल गया। दूसरे दिन अंकल गुस्से में अपने घर पहुंचे, गाड़ी पार्क करी, किसी से कुछ नहीं कहा। वही आंगन में खड़े होकर के हैंडपंप चला के उन्होंने नहाया और खाना मांगा। खाना उन्होंने खाते खाते ही आंगन में बैठे अपने बड़े 3 भाइयों को और अपने बाप को गंदी गंदी गालियां दी और उन्हें बड़े ही गुस्से में कहा कि तू जानबूझ करके एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करा है दहेज के लिए, मेरे से शादी करा करके। बड़े ही सच्चे शब्द बोले थे उन्होंने। उस वक्त हम सब जो ये चीज़ सोच रहे थे कि आंटी की बदसूरती देख करके अंकल को गुस्सा आया होगा, लेकिन बात कुछ और निकली। अंकल को गुस्सा इस बात पे आया क्योंकि वो जानते थे कि उनकी दिनचर्या कैसी है। वो जानते थे कि वो किस तरीके के इंसान हैं। वो शादी लायक नहीं हैं, उनको शादी नहीं करवानी चाहिए थी। दोनों पति पत्नी आपस में अभी तक मिले नहीं थे। दोनों एक दूसरे के लिए गलतफहमी पाल के बैठे थे, पर दोनों का शायद अपनी अपनी जगह स्वभाव बहुत सही था। वो दिन आया, 2 दिन बाद अंकल अपने कपड़ों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए अपने कमरे में गए। वहाँ उन्होंने आंटी को देखा। आंटी कुछ ढूंढ रहे थे अंकल। आंटी ने उनका सामान कहा, बड़े प्यार से कहा, बताइए, मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। अंकल ने बोला, मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी आंटी को पता था, वो जानती थी कि उनकी बदसूरती ही लोग देखते हैं, उनके अंदर का दिल कोई नहीं देखता। आंटी ने हार नहीं मानी और बड़े प्यार से अंकल के लिए टॉवल और उनके कपड़े प्रेस करके रखे। आंटी की मधुर भाषा, जो उनका प्यार से बोलने का तरीका था, वो अंकल को एकदम हिट करा, बहुत अच्छा लगा उनको। पर वही अभी क्लोजनेस आनी बाकी थी। 3 दिन के बाद अंकल जब रात में अपने घर में अपने कमरे में सोने गए, तो सोते समय वो अंकल बेड पे लेटे हुए थे, वो सो रहे थे और आंटी बेड से खड़े होकर के साइड में खड़ी हो गई और चेयर पे बैठ गई। अंकल बहुत देर तक आंटी को नहीं समझ पाए कि वो बेड पे नहीं है। जैसे ही अंकल पलटे, अंकल ने देखा कि आंटी चेयर पे सो रही हैं। अंकल ने कहा, तो वहाँ क्यों सो रही है? आंटी ने कहा, आपने अभी भी मुझे इस बेड पे आने की इजाज़त नहीं दी। अंकल ने बड़े ही भारी आवाज़ में उनसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम भी मेरी तरह इस शादी में एक शिकार ही बन के आई हो। कोई बात नहीं, तुम ऊपर सो सकती हो। इस बात पे आंटी ने बड़े प्यार से अंकल से एक बात और कही, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि आपके माँ बाप ने आपको बताया कि नहीं बताया। मेरा सिर्फ रंग ही सांवला नहीं है, मेरा एक दांत भी नहीं है। ये बात सुनकर के अंकल को गुस्सा आना चाहिए था, पर आंटी की मासूमियत और आंटी की सच्चाई ने उनको शांत कर दिया। वो बहुत ही सहज किस्म के इंसान थे।
आंटी ने उन्हें ये भी कहा, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, पर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़िएगा मत। मेरे माता पिता मर जाएंगे, बहुत मुश्किल से उन्होंने मेरी शादी करी है, बहुत दहेज इकट्ठा करके मेरी शादी करी है, मुझे कभी छोड़िएगा मत। आप जैसा कहेंगे, जहाँ कहेंगे मैं वहाँ रह लूँगी। अंकल पूरी कन्वर्सेशन में सिर्फ आंटी की सादगी ही देख रहे थे। अंकल ने भी अपने कड़े शब्दों में आंटी को एक बात कही, तो सुन मेरी बात सुन, मेरी भी बाहर एक रखेल पाली हुई है, ठीक है? वो रखेल है और तू पत्नी है, तो कभी भी उस तरफ में ज़्यादा घुसना मत। आंटी को ये सब बातें सुन के बुरा तो लगा, पर कहीं ना कहीं वो शांत थी, वो अपने रिश्ते को एक मौका दे रही थी। वो सब कुछ भूल करके उन्हें खुद पे बहुत विश्वास था, वो इसी विश्वास के साथ आगे चल रही थी। मायके वाले ससुराल वाले इस रिश्ते को लेकर के डरे हुए थे, पर किसी को ये नहीं पता था, सबके लिए बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था कि इन दोनों की जो बेमेल जोड़ा है, इन दोनों की भी बन पाएगी क्या? वाकई में आंटी अंकल को मना पाएंगी? पर ये हुआ। आंटी की सादगी अंकल को छू चुकी थी। अंकल ने दुनियादारी के घटिया चेहरे देखे थे, और कुछ घटिया चेहरे तो उन्होंने अपने ही रिश्तों में देखे थे, अपने माँ बाप भाई बहन के चेहरों में देखे थे। इसलिए जो आंटी की सादगी थी वो अंकल को बहुत ज़्यादा दिल में घर कर गई थी। अंकल अब टाइम से घर आते थे और बड़ी ही शांति से घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं किया करते थे। आंटी के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए बाहर से लाया करते थे, जिसको देख करके पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। काफ़ी बड़ी जॉइंट फैमिली थी और सब हक्के बक्के रह गए। वो गुस्से वाले तब भी थे, पर वो गुस्सा आंटी के लिए कभी नहीं निकलता था। वो कभी भी किसी भी बात से, आंटी की किसी बात से उनको गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि आंटी अकेले, उन्होंने पूरा परिवार 14-15 लोगों का परिवार अकेले उन आंटी ने संभाला था, और ये उनकी मेहनत अंकल देखते थे। अंकल को ये भी पता था कि उनकी भाभियाँ, तीनों भाभियों ने इतने साल की शादी में अपने कितनी कामचोरियाँ उस घर को दिखाई थी, और दिन भर सिर्फ भाइयों के कान भरे थे, वो उनकी पत्नी नहीं करती थी। शादी के 6 महीने बाद पता चला कि आंटी प्रेग्नेंट हैं। आंटी की प्रेगनेंसी की बात सुन कर के अंकल बहुत खुश हुए, पर उनका खुशी दिखाने का तरीका बहुत सीरियस मोड में ही रहता था। पत्नी की प्रेगनेंसी की बात सुन करके अब वो धीरे धीरे थोड़ा बदलने लगे थे। जिस इंसान को कोई नहीं बदल पाया, वो धीरे धीरे बदलने लगे थे। उन्होंने पहली बार एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे घर को हिला के रख दिया था। अंकल ने अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी की खबर सुन करके 1 महीना उनको देखा कि कैसे घर वाले उनसे गधों की तरह काम करवा रहे थे। अंकल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और सामान उठाया, और घर से कई किलोमीटर दूर अपने दोस्त के घर के पास में किराए का मकान लेकर के पत्नी की डिलीवरी तक वहीं रहने का फैसला किया। इन सब बदलाव से घर के बाकी सब जितने भी तीनों देरानी जेठानी और भाई थे, ये सब के सब अपने षड्यंत्र में आगे बढ़ रहे थे। वो सब के सब अब परेशान हो रहे थे। अंकल के राजनीतिक जुड़ाव में और इन सब चीज़ों में रहने के कारण वो घरेलू चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। उन्होंने शादी से पहले कभी भी घर में कितनी प्रॉपर्टी है, क्या आ रहा है, किसको क्या बट रहा है, किसको क्या दिया जा रहा है, कभी उन्होंने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था। पर शादी और बच्चे ने उन्हें ये सब करवाया, ये सब वो अब करना चाहते थे अपने बच्चों के लिए। पर उनके अपने ही घर वाले उनकी इन्वॉल्वमेंट पैसा और प्रॉपर्टी को लेकर के उससे वो खुश नहीं थे। दोस्तों, यहाँ कहानी बिगड़ती जा रही थी। जो इंसान अपनी उम्र की 14-15 साल से ही बिगड़ा हुआ था, जो माँ बाप के हाथ नहीं आता था, जिसको बड़े भाइयों ने खूब मिल करके मार करके उसको सुधारने की कोशिश करी, जो बचपन से ही किसी राजनीतिक दलों में जुड़ करके गुंडागर्दी किया करता था, जिसकी ज़िंदगी आज है कल नहीं, लोगों को इस चीज़ का था कि सुबह जाएगा तो शाम को आएगा भी नहीं आएगा। वो बिल्कुल हटी थे, बिल्कुल ही किसी की नहीं सुनते थे। वो शादी के बाद इतना बदल जाएंगे, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। अब उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी थी। अब वो जानकारी रखने लगे थे अपने पापा से, अपने भाइयों से, कि क्या है हमारे पास, इतने सालों में क्या आया। जो मैं कमा करके भर के दिया करता था, वो लाखों कमाते थे दोस्तों। उनके पास पैसा, राजनीति और इन सब चक्रों में बहुत पैसा आता था। जो भी आता था वो अपने पिताजी को दे दिया करते थे, और पिताजी उनके भाइयों को दे दिया करते थे। इतने सालों की कमाई जो करोड़ों में थी, वो कहाँ गई किसी को नहीं पता था। किसी के पास हिसाब किताब उसका नहीं था। कितना बड़ा घपला अपने ही भाइयों ने उनके प्रति किया। यहाँ तक कि दहेज का पैसा कहाँ गया वो भी अंकल को पता नहीं था।
उनका अपना घर, अपने 3 भाई भाभी मिल कर के उसके दुश्मन बन जाएंगे, ये बात किसी को नहीं पता था। वो अब तक का बेस्ट जोड़ा बन गया था, जो दिखने में बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत था। कोई नहीं जानता था कि एक बदसूरत लड़की इस हद तक उस आदमी को संभाल लेगी, वो बात किसी को नहीं पता थी। अंकल के घर में खुशियाँ आई और अंकल को पहली एक प्यारी सी बेटी हुई। अंकल बहुत खुश थे, पर घर वाले खुश नहीं थे। अंकल के घर वाले खुश नहीं थे, खासकर कि भाभियाँ। वो इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि अंकल एक ऐसे अड़ियल किस्म के इंसान थे, लेकिन वो दिल के और बच्चों के लिए बहुत अच्छे थे। अब तक वो जो भी कर रहे थे वो अपने भाई भाभीयों के बच्चों के लिए कर रहे थे। उनके लाइसेंस, उनका पैसा और उनके जो लोगों से पहुँच थी, ऊंची ऊंची पहुँच थी, जिससे वो बच्चों के एडमिशन, बच्चों के लिए कई तरीके के काम वो चुटकी बजा के कर देते थे। पर जब से उनका अपना बच्चा हुआ था, उन्होंने बाकियों पर ध्यान देना बंद कर दिया था और घर में पैसा देना भी। आंटी ने 3 महीने बाद फिर दूसरे बच्चे की उम्मीद जगाई। वो दोनों फिर बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। अंकल अब बदल चुके थे। अंकल की आंटी ने इस बार अंकल को कहा कि छोटा बच्चा है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मैं ख्याल नहीं रख पाऊँगी, आपके लिए भी नहीं हो पाएगा। इस बार मैं अपनी दूसरी डिलीवरी के लिए अपने मायके जाती हूँ। दोनों की रजामंदी से आंटी अपने दो प्रेग्नेंट हो और अपनी बच्ची को लेकर के अपने मायके चली गई। शायद ये आंटी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, आपका दिल कचोड़ जाएगा। शादी को सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल ही हुए थे। आंटी अपने बच्चों को लेकर के मायके चली गई ताकि वो अंकल को परेशान ना कर पाए और वो अंकल अपने कामों पे ध्यान दे पाए और शांति से उनके मायके में उनकी डिलीवरी हो जाए। अंकल ने मायके में आंटी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने आंटी के साथ मायके में एक काम वाली बाई भी भेजी। हर अच्छा खासा पैसा वो आंटी को भेजते ही रहते थे। अब यहाँ से दोस्तों कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। बहुत दिल दहलाने वाला एक समय आ गया आंटी के ऊपर कि आंटी को एक दिन खबर आई कि आपके पति को किसी ने गोली मार दी। जो इंसान जब तक धाकड़ था, जब गुंडागर्दी में रहता था, सब कुछ करता था, उसे किसी को छूने की किसी की हिम्मत नहीं थी। पर जब वो घर गृहस्थी वाला हुआ, जब वो सुधर गया, जब वो अपने अपने घर को और बढ़ोतरी में ले जाना चाहता था, अपने परिवार को खुश करना चाहता था, तब उसको किसी ने गोली मार दी। आंटी का बसा बसाया घर 2 साल में उजड़ गया। आंटी मायके में बैठ कर के अपने पति के प्यार को हर दिन महसूस करती थी। वो अपनी किस्मत से इतनी खुश थी कि उनको कभी एहसास नहीं था कि उन्हें इतना प्यार करने वाला आदमी मिलेगा, इतना ख्याल करने वाला आदमी मिलेगा। पर रिश्ते में नज़र लग ही गई थी। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था कि घर में घुस करके गोली कौन मार दिया, किसकी इतनी हिम्मत थी। बंदूक खाली कैसे थी उनकी, जिनकी बंदूक कभी खाली नहीं होती थी। आंटी के दिल में इस चीज़ को लेकर के शक तो था कि घर वालों ने ही मिल के कुछ किया है, क्योंकि अब वो घर की प्रॉपर्टी में और अपने इन्वेस्टमेंट पैसों का वो हिसाब किताब मांग रहे थे जो भाइयों के पास नहीं था। करोड़ों का पैसा था जो अंकल ने अपने माता पिता को दिया, भाइयों को दिया, जिसका हिसाब किताब आंटी को पैसा नहीं चाहिए था। आंटी को अपनी एक छोटी सी गृहस्थी, जिसमें उनको एक प्यार करने वाला, समझने वाला, घर का ख्याल रखने वाला पति मिल गया था, उनके लिए वो ही सब कुछ था। पर घर वालों को ये चीज़ हज़म नहीं हुई। आज तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ। पुलिस वाले आए, बड़े बड़े नेता आए, बहुत सारे दलों के बड़े बड़े लोग आए, पर किसी ने भी इस केस में आगे बढ़ने की या किसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन की कोशिश नहीं की। आंटी अपने बच्चों के साथ अकेली हो गई थी। पर कहानी यहाँ ही ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। आंटी का दूसरा बच्चा अभी ज़िंदगी में आया ही नहीं था। उनको 7वां महीना चल रहा था जब उनके पिताजी की मौत हो गई, जब अंकल को गोली मार दी गई थी। आंटी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, पागल हो चुकी थी। एक बच्चा गोद में और एक बच्चा पेट में और सामने पति की लाश पड़ी। आंटी पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। वो अपने घर वालों को गालियाँ दे रही थी, पर कोई उनकी नहीं सुन रहा था। जैसे इन 2 सालों की शादी में आंटी को कुछ नहीं पता था कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना क्या है, उनके बच्चों का क्या होगा। वो अभी अपनी शादी समझ ही रही थी, संभाल ही रही थी। उनको कुछ भी नहीं पता था और इतना बड़ा हादसा उनके साथ हो गया। पर कहीं ना कहीं अंकल बहुत समझदार थे।
अंकल को अपने घर परिवार का पता था और अंकल को अपनी ज़िंदगी का भी पता था। वो अपने भाई भाभीियों को अच्छे से जानते थे, पर उन्होंने कभी भी ये भनक अपनी पत्नी को पड़ने नहीं दी। उनको ये तक पता था कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे माता पिता भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वो अपने माता पिता को भी जानते थे। यहाँ कहानी में एक बड़ा ही प्यारा ट्विस्ट है। कोई समझ भी नहीं सकता कि इतना प्यार करने वाला पति भी किसी को मिल सकता है। आंटी ने कभी नहीं सोचा था, 16-17 रिश्तों ने छोड़ दिया। कहानी में ट्विस्ट ये था दोस्तों कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आंटी अपनी फ़र्स्ट डिलीवरी में एक दोस्त के घर के पास किराए पे रहने गई थी। वो घर किराए का नहीं था। अंकल ने शादी के बाद जब आंटी की सादगी देखी और अपने जीवन को देखा, अंकल ने उसी वक्त ही एक छोटे से घर का इंतज़ाम कर दिया था। अंकल ने घर बहुत सोच समझ के लिया था। अंकल को अपनों से ज़्यादा परायों पे विश्वास था। वो अपने दोस्त पे बहुत भरोसा करते थे। अंकल ने अपने दोस्त के घर के पास ही एक छोटा सा घर बना दिया था। उस घर की खासियत ये थी कि वहाँ से स्कूल, हॉस्पिटल और चौड़ी चौड़ी रोड जो कई जगह से कनेक्टिव थी, वहाँ उन्होंने एक सोचा समझा घर लिया था। वो जानते थे कि उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था, पर वो अपनी नई ज़िंदगी में बहुत खुश थे। वो उनके साथ जीना चाहते थे। पर अंकल ने अपना घर और अकाउंट में पैसा, एक मोटा चेक आंटी के लिए छोड़ के गए हैं। ये बात आंटी से भी छुपाई थी। आंटी बहुत भोली भाली थी। उन्हें घर गृहस्थी के षड्यंत्रों के बारे में नहीं पता था जो अंकल जानते थे, अपने भाई भाभीियों के बारे में। अंकल के मरने के बाद अंकल के दोस्त ने आंटी को सब कुछ दिया, पूरे परिवार के सामने दिया। उन्हें ये तक बताया कि ये घर आपका है और ये करोड़ों का चेक आपके पति आपके लिए छोड़ के गए हैं। वो आपके लिए पूरा इंतज़ाम करके गए हैं। सब हैरान रह गए। सब कुछ होते हुए भी आंटी के पास कुछ नहीं था, पर उस इंसान का जो प्यार था वो अपने आप में ही बिल्कुल बहुत प्यारा था, बहुत पवित्र था। आज के जो लोग हैं वो नहीं करते। आज पहली बार मैं अपनी पहली कहानी में आपको ये बता रही हूँ कि अंकल ने आंटी के लिए अपनी रखैल तक को छोड़ दिया, उसे कुछ पैसा दिया और उसे आज़ाद कर दिया और पूरी तरीके से अपनी पत्नी और बच्चों के होकर रहना चाहते थे।